So guys, the next question is basically your exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक सेट है जिसमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन इन द सेट ए, जो सेट ए है 1 से 14 नंबर तक है, 1 to 14। इट इज़ डिफाइंड एज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये रिलेशन है। इस सेट ए में से दो नंबर्स ले लिए x और y, सपोज जिसका जो सेटिस्फाई करता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसा मेरे को रिलेशन अगर है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो ट्रांजिटिव है, क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिलेशन बन सकता है? तो सबसे पहले सेट ए में से मान लीजिए कि ऐसा कौन सा रिलेशन बन सकता है। x, y लेना है जिसमें y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x है। तो यदि मैं x को 1 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यदि मैं x को 2 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6 आ जाएगी। यदि मैं x को 3 ले लूँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 9 आ जाएगी। यदि मैं x को 4 ले लूँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12 आ जाएगी। यदि मैं x को 5 ले लूँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो जो कि फिजिबल नहीं है, तो यहाँ से तो रिलेशन बनना बंद हो गया। तो हमारे जो रिलेशन है इसमें बेसिकली सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स आते हैं इस पूरे रिलेशन में। तो इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो x, y के फॉर्म में था तो हम लिखेंगे 1, 3, फिर हम लिखेंगे 2, 6, फिर हम लिखेंगे 3, 9, फिर हम लिखेंगे 4, 12। अब तो आपको देखने में आसानी है ना। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ई सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव तभी होता अगर 1, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, 4 ऐसा रहता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 1, 3 है तो 3, 1 होता तभी ना इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, या 2, 6 है तो 6, 2 होता तभी ना सिमेट्रिक बोलते हैं, लेकिन नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब देखिए 1, 3 है और 3, 9 है। क्या 1, 9 दिख रहा है आपको इसमें? देखिए 1, 3 और 3, 9 है, तो 1, 9 भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन 1, 9 दिख रहा है नहीं। तो ये नॉट ट्रांजिटिव है। ख़त्म हो गई बात, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात? एकदम आसान है कि नहीं बताइए, एकदम आसान है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। बहुत आसान सवाल था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका सब पार्ट है, ये कहता है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज x, y इक्वल टू x + 5 एंड x इज़ लेस देन 4। देखिए इसने पहले ही एक चीज़ बता दी है कि x तो 4 से कम ही होगा भाई। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर से है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 1, 2, 3। x तो या तो फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। और y क्या है x + 5 है। तो इसका मतलब यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्या समझ में आ गया भाई? क्या ये रिलेशन समझ में आ गया भाई? ये रिलेशन आ रहा है, यही तो कह रहे हैं ना। देखिए x इज़ लेस देन 4 और x एक नेचुरल नंबर है, x इज़ लेस देन 4 और x एक नेचुरल नंबर है। y इज इक्वल टू x + 5 है, y इज इक्वल टू x + 5 है। x, y में रिलेशन लिखना था, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे भाई। ठीक है, तो यही रिलेशन है। ठीक है ना, यही रिलेशन है भाई। ठीक है ना। तो भाई अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है। तो आप देख लीजिए 1, 1 दिख रहा है कहीं, या 2, 2 दिख रहा है, या 3, 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो सिंपल सी बात है, नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट्स इट, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अब क्या है इसमें आपको अगर 1, 6 दिख रहा है तो 6, 1 दिख रहा है क्या? 1, 6 है तो 6, 1 दिख रहा है, या 2, 7 है तो 7, 2 दिख रहा है, 3, 8 है तो 8, 3 दिख रहा है। रिवर्स कुछ दिख रहा है नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। आप सीधे लिख सकते हैं सर, नॉट सिमेट्रिक। अच्छा चलिए, अगर 1, 6 है, ठीक है, और 2, 7 है और 3, 8 है, कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है। जैसे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था भाई? ट्रांजिटिव के लिए होता था a, b और b, c। ठीक है, इसमें b तो कॉमन एलिमेंट था ना। यहाँ पे आप बताइए 1, 6, 2, 7, 3, 8 में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। अगर मेरे को टेस्ट करना था ट्रांजिटिव को तो a, b, b, c, फिर a, c को चेक करते थे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं करता है तो नॉट ट्रांजिटिव है।
तो इसमें पहले ही लाइन पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखिए 1 6 अलग है, 2 7 अलग है, 3 8 अलग है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, ख़त्म। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट जो बी जो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट होता था वो तो है ही नहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग को? ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए भाई। तीसरा सवाल है, आर इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 से लेकर के 6 तक है, वेयर वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। चलिए, वेरी गुड, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। चलिए, अब एक चीज़ बताइए मेरे को, इसमें हम नंबर ऑफ रिलेशंस लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे 2 तो इज़ डिविजिबल बाय 1, अगेन 3 इज़ डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसको शॉर्टकट मेथड से करना है। तो शॉर्टकट कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर मेरे को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो x इज़ डिविजिबल बाय x, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लूँ, जैसे 1 ले लूँ, तो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड सो ऑन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इज़ डिविजिबल बाय x। एक नंबर खुद से तो डिविजिबल हो ही सकता है ना, खुद को तो कम्प्लीटली डिवाइड करता है। देयरफॉर इस वाली चीज़ को मैं बोल सकता हूँ थर्ड वाले क्वेश्चन में, दैट दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्सिव। चलिए, वेरी गुड। अब बताइए, अगर x इज़ डिविजिबल बाय y है तो क्या इसका मतलब y इज़ डिविजिबल बाय x है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 1 से, लेकिन क्या 1 इज़ डिविजिबल बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली डिविजिबल है? नहीं। सिमिलरली मान लीजिए इफ़ 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, मान लीजिए 6 आराम से 3 जो है 6 को आराम से डिवाइड कर लेता है, क्या 6 3 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब 100% इफ़ x इज़ डिविजिबल बाय y, देन दिस डेफिनेटली मीन्स y इज़ नॉट डिविजिबल बाय x, विच मेक्स इट एसेंशियली नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 1, 2 और 2, 4 लेते हैं, 1, 2 और 2, 4। देखिए 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, वेरी गुड सर, एंड 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 1? यस इट इज़। 1 तो 4 को डिवाइड कर ही सकता है, आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है कि नहीं, ये बताइए? बिल्कुल आसान है। So this means essentially if A is divisible by B and B is divisible by C, then this also means that A is divisible by C. So this is, yes, this is transitive in nature. This is transitive. So this is symmetric. This is reflexive but not symmetric and not transitive and transitive. This is reflexive, not symmetric and transitive. ट्रांजिटिव तो ये है, समझ में आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से जंप करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट हो गया। ये रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल द इंटीजर्स डिफाइंड एज x, y। देखिए, जो सेट है वो सारे इंटीजर्स का सेट है, जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स हैं, उसमें से रिलेशन आर 2 नंबर्स को लेते हैं x, y सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए, क्या x माइनस एक्स एक इंटीजर है? यस, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव। चलिए, इफ़ x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, तो इसका मतलब उसका जो नेगेटिव है y माइनस एक्स, वो भी तो इंटीजर ना होगा, बिल्कुल सही बात है। जो नेगेटिव ऑफ अ नंबर, अगर नंबर खुद इंटीजर है तो उसका नेगेटिव तो इंटीजर ना होगा। तो ठीक है, एकदम सही है। तो ये सिमेट्रिक भी है भाई, ये सिमेट्रिक भी है। चलिए, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है, ठीक है सर, और y माइनस जेड भी एक इंटीजर है, तो 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड को ऐड करेंगे तो x माइनस जेड मिल जाएगा। 2 इंटीजर्स का सम भी तो इंटीजर ना होता है, इसका मतलब x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, विच एसेंशियली प्रूव्स दैट इट इज़ ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये जो इंटीजर वाला जो क्वेश्चन है, दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दिस इज ऑल reflexive, symmetric as well as transitive in nature, as well as
ट्रांजिटिव इन नेचर। आपको समझ में आ गया ये वाला सवाल? अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया भाई? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, जो हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब देखिए एक्स एंड एक्स तो वर्क एट द सेम प्लेस होगा, वो खुद के साथ तो एक ही जगह पर ही काम करेगा, तो यस इट इज़ डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। इफ़ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एंड एक्स विल ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, यस और नो? अगर x और y एक जगह काम करता है, इसका मतलब मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि y और x भी एक जगह काम करता है, सही है। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, चलिए अगर x और y एक जगह है और y और z एक जगह है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x और z भी एक जगह है। ऑब्वियसली अगर x और y एक जगह काम करता है और y और z एक जगह काम करता है, इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि x और z एक जगह काम कर सकता है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। समझ में आ गई भाई? समझ में आ गई? तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर दूसरा आर है, ये कहता है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। चलिए वेरी गुड। तो अगर एक्स और एक्स तो एक लोकेलिटी पे रहेगा, ये खुद के साथ तो सेम लोकेलिटी पर ना रहेगा आदमी, तो ये 100% रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए अगर एक्स और वाई एक लोकेलिटी में रहता है, तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि वाई और एक्स भी एक लोकेलिटी में रहता है, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक है। चलिए वेरी गुड। उसके बाद एक्स एंड वाई बेसिकली अगर एक लोकेलिटी पर है और y और z एक लोकेलिटी पर है, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ ना कि x और z भी एक लोकेलिटी पर होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये वाला सवाल? बहुत आसान था भाई, बहुत आसान था ये वाला सवाल। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर सी, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं। ठीक है, एक्स क्या एक्स के साथ 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? एक आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए एक्स अगर वाई से टॉलर है, तो क्या वाई एक्स से टॉलर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। एक ही दूसरे से टॉलर हो सकता है, दूसरा पहले से थोड़े हो सकता है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं, यदि x y से टॉलर है और y z से टॉलर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए x y से टॉलर है और y z से टॉलर है, तो ये बोल सकता हूँ ना x z से टॉलर है, ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव तो है। चलिए ये सवाल आप लोग का बन गया। ये तो बहुत आसान सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ तक तो आप लोग को अभी तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। x इज़ वाइफ ऑफ y, तो क्या x अपने साथ खुद के साथ वाइफ बन सकता है क्या? ऐसा कोई रूल अभी तक तो नहीं है कि खुद के साथ शादी कर ली जाए, तो ऐसा नहीं है। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इट सेल्फ, सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगर x इज़ वाइफ ऑफ y, तो y तो x का हस्बैंड ना हुआ, y इज़ नॉट वाइफ ऑफ x। अगर x y की वाइफ है, तो y तो हस्बैंड ना होगा x का, y थोड़े वाइफ हो जाएगा x का, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक तो नहीं है। चलिए वेरी गुड। अगर x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, ठीक है, तो क्या x z की वाइफ हो सकती है? तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज अगर x इज़ वाइफ ऑफ y, तो इसका मतलब ये तो हस्बैंड है, तो ये तो वाइफ तो हो ही नहीं सकता। ये वाइफ, जो हस्बैंड है वो वाइफ हो ही नहीं सकता, जो आदमी है वो औरत नहीं हो सकता, दैट्स इट। तो ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना? तो ये एक हस्बैंड है जो कि दूसरे का वाइफ नहीं हो, वन हस्बैंड ऑफ वन पार्टनर कैन नॉट बी वाइफ ऑफ द अदर पार्टनर, राइट? तो दिस क्वेश्चन इज इलॉजिकल, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट ट्रांजिटिव। ये समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। चलिए ये तो बहुत समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट है जो हम लोग को करना है भाई, लास्ट पार्ट अब हम लोग को करना है, तो लास्ट पार्ट को अच्छे से देखते हैं। चलिए देखें, अब ये कह रहा है एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है ना, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, तो क्या एक्स अपने खुद का बाप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अगर एक्स वाई का बाप है, तो वाई एक्स का भी बाप है क्या? ठीक है, वाई तो एक्स का बेटा ना होगा, बाप थोड़े बनेगा। अगर एक्स बाप है वाई का, तो वाई तो बेटा होगा, बाप थोड़े बनेगा।
तो इसलिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। चलिए वेरी गुड। अगर x y का बाप है और y z का बाप है तो x तो z का दादा ना हुआ, दादा हुआ, इट इज़ ग्रैंड फादर नॉट फादर। बाप थोड़े होगा, वो तो दादा हो जाएगा, बाप का भी बाप हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ अगेन नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। ये सवाल बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना तो सीधे सबको एक एक लाइन में लिखना है, जो मैंने आपको समझाया ना अभी, एक एक लाइन में। जैसे इस सवाल को लिखना है आपको, कैसे लिखना है, x कैन नॉट बी फादर ऑफ इट सेल्फ देयरफॉर x इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकेंड लाइन लिखना है, x इज फादर ऑफ y देन y कैन नॉट बी फादर ऑफ x देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद लिखेंगे, इफ x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z then x will be granddad of z not father of z, this means it is not transitive। ऐसे लिख देंगे, दैट्स इट। 3 लाइन में लिखना है भाई। जितने सवाल अभी तक पूछे हैं टोटल, इसके 4 सवाल और इसके 5th सवाल के 5 पार्ट्स, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। आपको सब में ऐसे ही लिखना है, एकदम 3 लाइन में, बस 3 लाइन में सबका सोल्यूशन लिखना है। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आराम से, मतलब अगर ये 9 सवाल हैं तो 9 नंबर का तो आराम से पूछ लेगा, तो आपका 10% क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इतना सवाल है, मतलब 70 में से 10 मार्क्स का तो यही खत्म हो गया। 15% क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। इस टाइप का अगर सवाल पूछ लिया तो वो डेफिनेटली, तो आपको 3-3 लाइन्स में हर एक का आंसर लिख लेना है इफ़ आस्क्ड। वैसे इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन कभी भी पूछ लिया तो आपको 3-3 लाइन में जवाब देना है, दैट्स इट। सो दिस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। सो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।